सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और बच्चे आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। अंतिम चरण में आपकी मिलान सीरीज आपकी तैयारी को एक बूस्ट देने का काम करेगी और आपने कल की क्लास देखी भी होगी कि कल पूरी इंडियन ज्योग्राफी का एक 50 क्वेश्चन में रिवीजन आपको देखने को मिला और आज जितनी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगी मैंने वो आज की क्लास में कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो आज देखोगे आपकी सारी चीजें आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं लेके आया हूं। ये 50-52 क्वेश्चन से ही आपकी लगेगा कि आपने बहुत सारी चीजों को रिवीजन कर लिया है और इंपॉर्टेंट सभी चीजें आज की क्लास में कवर हो रही होंगी। तो बच्चे मिलान सीरीज की दूसरी क्लास है, कल इकोनॉमिक्स की क्लास होगी जिसमें इकोनॉमिक्स के शुरुआती चैप्टर्स में आपके सामने डिस्कस करूंगा और परसों बच्चे इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होगी। तो ये 4 क्लास आपकी मिलान सीरीज एग्जाम में आपको बहुत फायदा दिला रही होंगी। और मैं आपको बता दूं बच्चे कि आपकी गागर में सागर सीरीज जो कि अंतिम समय पे और भी आपकी तैयारी में जान डालने के लिए, जान फूंकने के लिए ये रोजगार विद अंकित RWA का ब्रह्मास्त्र कही जाती है। तो गागर में सागर सीरीज का टाइम टेबल है आपके सामने, देख सकते हो। 31 तारीख में मैथ्स की क्लास है अंकित भाटी सर के द्वारा, 10 बजे से स्टार्ट होगी, जबरदस्त क्लास होगी। और बच्चे उसके बाद में बाकी क्लासेस का टाइम टेबल भी आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो भैया लाइक वाइक कर दो खुद से ही, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। अगर बात करूं बच्चे आपसे पहले प्रश्न की, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सही मिलान कीजिएगा, मैच करो करेक्टली इन्हें भैया। क्या क्या चीज है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमारी पर बहुत सारी लाइन खींची गई हैं जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर, ये काल्पनिक रेखाएं हैं बेटा। जो लेटी हुई लाइन आपको दिखाई दें वो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश होती हैं। ये वाली जो बीचों बीच से जाती है इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके बाद बच्चे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। इसके बाद में बच्चे 66.5 डिग्री बच्चे ऊपर जाओगे तो आप आर्कटिक वृत्त है, ठीक है ना, और नीचे जाओगे 66.5 डिग्री तो अंटार्कटिक वृत्त है। यहां ऊपर 90 डिग्री अक्षांश है नॉर्थ में, ठीक है ना भाई, इसे हम नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नीचे 90 डिग्री को बच्चे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को बच्चे मकर रेखा कहा जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं क्या मैच होगा सही, यानी कि बच्चे उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री आप जानते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से भी जाती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, भारत कर्क रेखा पर स्थित है। अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करूं बेटा तो इसे हम मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर, ठीक है ना। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। आर्कटिक रेखा की जगह आर्कटिक वृत्त कर लेना, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। और नीचे 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। तो सही मैच आपके सामने ये हो जाएगा। नहीं दिख रहा है सर, बेटा ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। अब आप कहते हो कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में चाहिए, तो आपको पता है कि स्पेस इतना नहीं हो पाता है, तो दिख रहेगा। एक बार अपने फोन की थोड़ी सी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, दिखेगा, जरूर दिखेगा। आगे कह रहा है गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन को चुनिएगा। कौन सा कथन गलत है, आपके सामने सभी कथन दिए गए हैं, ध्यान से देखो, मैंने बीचों बीच लिख दिया है। यह कह रहा है बच्चे आपसे 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये कह रहा है 2 अक्षांश रेखाओं की संख्या, दूसरा पॉइंट कह रहा है 181 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और ये कह रहा है 100 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा बेटा, गलत ऑप्शन को चुनिए। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है बच्चे, 111 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहां होती है, 2 देशांतरों के बीच
दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहां होती है? इक्वेटर पर होती है बेटा, भूमध्य रेखा पर होती है। देशांतरों के बीच, अक्षांश के बीच तो हर जगह बराबर दूरी होती है क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, जिसे हम गौरे के नाम से भी जानते हैं, गौरे। ठीक है ना भाई, क्या बोलते हैं बेटा? गौरे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, बिल्कुल सही बात है। 90 ऊपर 90 नीचे, एक 0 डिग्री। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, बिल्कुल सही बात है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा नहीं कहा जाता। 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल टाइम लाइन नहीं बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बेटा याद करो थोड़ा सा, यह प्रशांत महासागर से गुजरती है, रूस के बगल से। कहां से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है, याद करो थोड़ा सा। और बच्चे ये जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जिसे हम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना भाई? प्लीज धीरे धीरे चलना बेटा, बहुत स्लो चलेंगे, आप निश्चिंत रहो, एक एक बच्चे के समझ में आएगा, इतना धीरे चलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस महाद्वीप से कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं? ये सारी रेखाएं गुजरती हैं, बताओ जल्दी से कौन सा महाद्वीप होगा? तो आप सभी बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर तो बेटा हर बच्चे से आ जाना चाहिए। तो किससे होके जाती हैं? यहां बीचों बीच में कौन सा महाद्वीप है बेटा? बीचों बीच में अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा भी जाती है, इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा भी जाती है, इससे मकर रेखा भी जाती है, इससे बच्चे 0 डिग्री देशांतर भी गुजरती है। और बच्चे ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये बच्चे सभी गोलार्ध में, चारों गोलार्ध के अंदर स्थित है, सभी हेमिस्फीयर के अंदर आता है, सभी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसे बेटा हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं कि फ्यूचर में इसमें डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है ना भाई? तो क्या होगा बेटा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका से होकर सभी कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप। अफ्रीका दूसरे नंबर पे है जनसंख्या और एरिया दोनों मामले में। अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां कह रहे हैं गलत कथन का चयन कीजिए। यह कह रहा है विषुव की स्थिति, विषुव को बोलते हैं बच्चे आपका इक्निक्स कहा जाता है। ठीक है ना? इक्निक्स का मतलब क्या होता है? इक्निक्स का मतलब होता है विषुव। विषुव की स्थिति तब होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है और बच्चे 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। अब देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर ध्यान हो बेटा यहां से कई प्रश्न तैयार, ये ऐसा नहीं है ये बच्चे बनाए हुए प्रश्न हैं सारे, यहां से कई प्रश्न एक बार में तैयार होंगे। आप सभी बेहतर तरीके से जानते हो बच्चे, ये आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, यहां कर्क रेखा है, यहां मकर रेखा है, आप सभी जानते हैं। कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कब होती हैं? 21 जून को होती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बच्चे ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। अयनांत और संक्रांति एक ही बात है, ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां होती हैं बच्चे? मकर रेखा पर होती हैं, इसे हम शीत संक्रांति कहते हैं, शीत संक्रांति कहते हैं या शीत अयनांत कहते हैं, संक्रांति कहा जाता है, यह बात भी आप जानते हो। अब बेटा यहां 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां होती हैं? 23 सितंबर को इक्वेटर पर होती हैं, भूमध्य रेखा पर, 23 सितंबर को। ठीक है ना? इसे क्या कहा जाता है? इसे विषुव कहा जाता है, विषुव, विषुव बोलते हैं। अब देखो भाई
एक विषुव तो होगा 21 मार्च को, एक होगा 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? समान होते हैं। विषुव का मतलब ही होता है समान होना। तो पूरी पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात समान होंगे। 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है बेटा? तो 21 जून को। और 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध का, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, यह बात भी आपको पता होगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां आपसे, विषुव की स्थिति तब होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और यह विषुव कब होगा बेटा? एक तो होगा 21 मार्च को, एक होगा 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है और 21 मार्च को बेटा वसंत विषुव कहा जाता है, ठीक है ना भाई। तो ऑटोमनल इक्निक्स कब होगा बच्चे? ये आपका होगा 23 सितंबर को, ठीक है ना, 23 सितंबर। और बच्चे आपका 21 मार्च को होगा स्प्रिंग इक्निक्स, ठीक है ना भाई। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं और इसे विषुव कहा जाता है। और 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं बेटा, ये गलत बात है। होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं इक्निक्स की स्थिति में, विषुव की स्थिति में। बात समझ में आ रहा है? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? यहां गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करूं आपसे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सही कथन चुनिए। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और बेटा मैंने आपको बताया इसे क्या बोलते हैं? संक्रांति या अयनांत बोलते हैं, अयनांत, ठीक है ना भाई। सोलिस्टिस कहा जाता है, सोलिस्टिस। अयनांत बोलो या संक्रांति बोलो, एक ही बात है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, आपको बताया पीछे यही। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का, भारत का सबसे बड़ा दिन होगा बेटा, बिल्कुल सही है। 22 दिसंबर का दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, बिल्कुल सही बात है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत की स्थिति होती है, बिल्कुल सही बात है। और बेटा कह रहा है 22 दिसंबर को शीत अयनांत की स्थिति होती है, बिल्कुल कतई सही बात कह दी। और आगे कह रहा है सभी कथन बिल्कुल सही हैं। तो बेटा इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि भैया ये सभी कथन सही हैं। 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है, विंटर सोलिस्टिस होता है। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत की स्थिति होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। तो सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह चीज सीधी सीधी एक एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ऑल राइट, ऑल राइट। सभी बच्चों का क्लियर हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए सभी बच्चों का क्लियर। आगे बात करूं बच्चे आपसे, अगला प्रश्न क्या होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है सही मिलान कर दीजिएगा। मैच सही करने को बोल रहा है। यह आपसे कह रहा है प्रेरी घास के मैदान। घास के मैदान कौन से, किस देश में मिलते हैं? एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं घास के मैदान। तो भैया बताइएगा, प्रेरी, पंपास, डाउन्स, वेल्ड। तो प्रेरी घास के मैदान कहां मिलते हैं बच्चे? प्रेरी घास के मैदान अमेरिका के घास के मैदान हैं जो गेहूं और मक्का की खेती के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं। डाउन्स बेटा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। और वेल्ड बच्चे दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर पाए जाते हैं। सवाना भी अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, सवाना ग्रासलैंड, सवाना घास के मैदान। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा मैच है, सीधा सीधा इनका मिलान किया गया है। तो ऑल राइट, यानी कि सभी सही हैं। अभी और भी थोड़े से देखने को मिलेंगे आपको घास के मैदान। ये कह रहे गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। गलत विकल्प का, कौन सा विकल्प गलत है? वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल है। तो बेटा ये तो कतई सही बात कह दी, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि ऑक्सीजन है, यह भी बात सही है। पहले नंबर पर कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पर बच्चे ऑक्सीजन कितने परसेंट? लगभग आपका ये हो गया 20.8% पाई जाती है, 21% के आसपास। तीसरे नंबर पे पाई जाती है बेटा आर्गन, 0.9% पाई जाती है। इसके बाद CO2 पाई जाती है 0.03%। याद करो थोड़ा सा, ठीक है ना। ये कह रहे हैं ओजोन परत समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है और ओजोन परत यूवी रेज से हमारी सुरक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से। पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो इनसे मोतियाबिंद, ठीक है ना, स्किन कैंसर जैसी समस्याएं हो जाती हैं, उनसे हमें बचाती है।
और आपको एक बात और भी पता होगा मेरे प्यारे बच्चे कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा के अंदर 1987 में, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें सीएफसी गैस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीएफसी को बैन किया गया था। और ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे यहीं पर आपको एक चीज कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। आगे बात करूं बच्चे आपसे, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आयन मंडल, आयनोस्फीयर है बेटा, गलत कह रहा है ये। फिर कौन सी है बेटा? ये नहीं है। आयन मंडल तो सबसे हॉटेस्ट लेयर है, गर्म परत है। सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए, सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल, यानी कि मीसोस्फीयर है। मध्यमंडल के अंदर और क्या होता है बच्चे? मध्यमंडल के अंदर उल्का पिंड जब आते हैं, उल्का पिंड आकर जलने लगते हैं, घर्षण के कारण आग लग जाती है। आयन मंडल के अंदर ही हम जो अपने उपग्रह होते हैं, संचार उपग्रह, उन्हें स्थापित करते हैं। आयन मंडल के अंदर ही रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स जो होती हैं बेटा, वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस किससे लौटती हैं? आयनोस्फीयर से। हम कहां रहते हैं? क्षोभ मंडल में, सबसे निचली परत में। तो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो कहां लगाए जाते हैं? आयन मंडल के अंदर। बेटा बहुत ही गर्म परत है, इधर जाना मना है। तो अगर बच्चे बात करूं अगले प्रश्न की, ये कह रहा है गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत कौन सा है इसमें? देखो पुस्ताज घास के मैदान कह रहा है कि हंगरी के अंदर पाए जाते हैं। ये कह रहा है कैंटबरी घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। स्टेपीज होगा बेटा, स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया के अंदर पाए जाते हैं। तो यूरोप और एशिया को मिला के संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। स्टेपीज घास के मैदान रूस और आपका बच्चे यूक्रेन जैसे देशों में देखने को आपको मिलेंगे, रूस और यूक्रेन में देखने को मिलते हैं। तो बच्चे कैंटबरी जो है आपका, कैंटबरी घास के मैदान वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। कैंटबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में बेटा। तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया में कौन से पाए जाते हैं बच्चे? डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। डाउन्स याद करो थोड़ा सा, एक कह रहे हैं सबका रॉन्ग है बेटा, कैंटबरी न्यूजीलैंड और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर है? प्रेरी बहुत पूछे जाते हैं, सवाना बहुत पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं। आगे बात करूं बच्चे, पठारों का कौन सा मिलान सही नहीं है? पठार दिए गए बेटा, पठार जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग हो, ऊपर से फ्लैट हो, उसे पठार यानी कि प्लेट्यू कहा जाता है। जैसे कि मेसेटा का पठार ये यूरोप के स्पेन देश में है, शान का पठार म्यांमार में है, पोटाहार का पठार पाकिस्तान में बहुत पूछा जाता है, लोएस का पठार रूस के अंदर है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो जल्दी से बताएंगे। लोएस का पठार रूस के अंदर है, क्या होगा सही आंसर? ठीक है ना भाई? चलो भाई बहुत अच्छे, चलो बताएंगे सही आंसर क्या है। सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, जल्दी से एक बार आंसर करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी बता रहे हैं, डी। तो बताओ मुझे लोएस का पठार कहां है। और मैं कुछ पठार की बात करूं, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, ग्रांड कैनियन भी बनाती है कोलोराडो नदी। कहां है कोलोराडो का पठार? यूएसए के अंदर। एक है बच्चे कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड कहां पड़ता है बच्चे? कैनेडियन शील्ड पड़ता है कनाडा के अंदर, जिसे लॉरेंशियन प्लेट्यू भी कहते हैं, कनाडा के अंदर। अनातोलिया का पठार कहां है? अनातोलिया, तो भैया अनातोलिया का पठार है तुर्की, तुर्की के अंदर, तुर्की नाम हो गया अब इसका। किम्बरले का पठार कहां है? किम्बरले, तो भैया किम्बरले का पठार है आपका कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है किम्बरले प्लेट्यू। तो लोएस का पठार बेटा कहां है? लोएस का पठार चीन के अंदर है। और याकूत का पठार कहां है? रूस के अंदर है। याकूत का पठार, याकूत प्लेट्यू कहां है? रूस के अंदर। बाकी सारे मैच है, पोटाहार पाकिस्तान, सान का म्यांमार और मुशेटा का पठार स्पेन के अंदर है, यूरोप के। ठीक है ना भाई? चलो बहुत अच्छे। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ये कह रहे हैं मरुस्थलों का सही मिलान कीजिएगा। मरुस्थलों का सही मिलान, डेजर्ट मतलब बच्चे मरुस्थल को बोलते हैं डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान।
रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, याद होगा थोड़ा सा। रेगिस्तान एक तो होते हैं बेटा गर्म रेगिस्तान, एक होते हैं ठंडे रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बच्चे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, लेकिन कैसा है? ठंडा है। दूसरा बड़ा आर्कटिक रेगिस्तान है, आर्कटिक, ये उत्तरी ध्रुव पर है, आर्कटिक रेगिस्तान, ये दूसरा सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सहारा। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है, गर्म है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सहारा डेजर्ट कहां पड़ता है? अफ्रीका के अंदर पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। गोभी का मरुस्थल कहां है बेटा? मंगोलिया और चीन के अंदर है। काराकुम मरुस्थल और बच्चे तकला मकान, तकला मकान चीन के अंदर है, चीन के अंदर। और काराकुम कहां है बेटा? तुर्कमेनिस्तान में है। याद करो, थोड़ा सा याद आ जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो बहुत अच्छे। अच्छा, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां है? पेंटागोनिया, पेंटागोनिया डेजर्ट, याद करो थोड़ा सा, अर्जेंटीना और चिली के अंदर है पेंटागोनिया। साथ के साथ नामिब मरुस्थल, नामिब अफ्रीका के नामीबिया देश के अंदर है, नामीबिया देश के अंदर है नामिब मरुस्थल, नामीबिया के अंदर है। एक है मोजावे मरुस्थल, मोजावे, मोजावे कहां है? यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली के अंदर है, अर्जेंटीना और बच्चे चिली के अंदर है, अर्जेंटीना चिली, कौन सा? पेंटागोनिया डेजर्ट, ठीक है ना। चलो भाई बहुत अच्छे। भारत में थार का मरुस्थल है, भारत और पाकिस्तान में। अगले प्रश्न की बात करें, गलत विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं। मैंने आपको बताया था टाइड एंड इब के बारे में कि टाइड मतलब यानी कि पानी का ऊपर उठना, और तो टाइड है, और भाटा का मतलब है पानी का नीचे चले जाना। तो ज्वार भाटा कब आते हैं बच्चे? यानी कि पानी के ऊपर उठना, और ये किसके कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, साथ के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल भी काम करता है। अपकेंद्रीय बल विपरीत दिशा में लगाया गया बल होता है अपकेंद्रीय बल। ये कह रहे हैं उच्च ज्वार सिजगी की स्थिति में आते हैं। तो बेटा हाई टाइड कब आते हैं? सिजगी की स्थिति क्या होती है? जब सन, मून और अर्थ, सन, मून और अर्थ एक ही सीध में हो, पूर्णिमा और अमावस्या को यह घटना घटित होती है, सिजगी की स्थिति। इस समय जो टाइड आते हैं वो बच्चे सबसे बड़े टाइड होते हैं, 20% ज्यादा ऊपर पानी उठता है, यह भी सही है। लघु ज्वार को कहते हैं बेटा नैप टाइड, जब पानी कम ऊपर उठे। स्थिति कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। समकोण का मतलब 90 का एंगल, एक साइड सन है, यहां हमारी पृथ्वी है, और एक साइड हो जाए मून, तो बेटा 90 डिग्री का एंगल, दोनों तरफ पानी खींच रहे हैं, समकोण बना रहे हैं, तो नैप टाइड आएगा, लघु ज्वार आएगा। ये सभी कथन सत्य हैं। और सबसे ऊंचे ज्वार बेटा कहां आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं, फंडी की खाड़ी में आते हैं सबसे ऊंचे ज्वार, आपको बताया था। और बच्चे एक ज्वार एक भाटा के बीच जो अंतर होता है वो कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि ज्वार भाटा के बीच में कितना अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। फंडी की खाड़ी ये यूएसए के पास में बेटा, अमेरिका के पास में। सही मिलान कीजिएगा, याद करो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं वो ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनती हैं, ठीक है ना। मतलब आपकी जो अग्नेय चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक, अग्नेय। कायांतरित को बोलते हैं बेटा जिनकी काया बदल गई है, मेटामॉर्फिक रॉक। और एक होती है सेडिमेंट्री रॉक जो अवसादों से बनती है। तो यहां पूछा गया कि मिलान कर दो, इनका सही आंसर क्या होगा। तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान है बेटा? ये आपकी इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इनमें परत नहीं पाई जाती, ना ही अवसाद पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानें हैं वो कौन सी है? तो आपका आंसर आएगा वो है बच्चे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल। ये कैसी है? अवसादी चट्टान है। और बच्चे संगमरमर कैसी है? इनकी काया बदल गई है, कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक। जब आपकी इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक लंबे समय तक उच्च ताप और दाब पर जमीन में दबी रहती हैं तो ये कायांतरित में बदल जाती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो ये हो गई कायांतरित चट्टानें आपकी। तो ये मैच कर देना है। इनमें से कौन सी अवसादी सेल नहीं है? सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, अवसादी सेल है पूछ रहा है बेटा, है। तो भैया देखो संगमरमर के बारे में, संगमरमर कैसी है? सेडिमेंट्री रॉक है, याद रखना है संगमरमर। चूना पत्थर किस में बदल जाता है? चूना पत्थर कैसी है? तो ये बच्चे चूना पत्थर जो है ये आपकी अवसादी है।
तो ध्यान रखना है ये कायांतरित होती है संगमरमर आपकी, तो चूना पत्थर जो होता है आपका, चूना पत्थर बदल जाता है किसमें बच्चे, ये बदल जाता है संगमरमर में। याद करो थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं बच्चे, जो शैल होती है, शैल, शैल कैसी है, अवसादित, अवसादित चट्टान, ठीक है ना, लेकिन ये किस में बदल जाती है बच्चे, स्लेट में। स्लेट कैसी है, कायांतरित। ग्रेनाइट कैसी है, इग्नियस रॉक है बेटा। शैल कैसी है, शैल, शैल आपकी अवसादी चट्टान है। शैल किस में बदलेगी बेटा, स्लेट में, ठीक है ना। ग्रेनाइट किस में बदल जाती है, ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है, नीस, ठीक है ना। ग्रेनाइट का परिवर्तन नीस में होता है। स्लेट बच्चे, शैल जो होती है वो स्लेट में बदलती है, और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें से शैल जो है आपकी वो सेडिमेंट्री रॉक है, ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, गलत कथन का चयन कीजिए। ये कह रहे हैं भाई एपी सेंटर यानी कि जो अधिकेंद्र होता है, भूकंप के बारे में पढ़ाए थे याद होगा, ये कह रहा है अधिकेंद्र जो होता है जहां पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ये कह रहा है फोकस यानी कि भूकंप मूल जिस स्थान से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे कहा जाता है। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ होता है, और सिस्मोग्राफ के अंदर जो स्केल प्रयोग किया जाता है उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं, रिएक्टर पैमाना कहते हैं, आपको पता होगा। रिएक्टर पैमाने के अंदर मैंने आपको बताया था 1 अंक बढ़ा मतलब 8 गुना तीव्र भूकंप आया है बच्चे। और जो एल वेव होती हैं वो सबसे कम विनाशकारी होती हैं। तो भूकंप में बेटा कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं, पी वेव, ठीक है ना, एस वेव और एल वेव। पी को प्राइमरी कहते हैं, सबसे ज्यादा गति प्राइमरी वेव की होती है, फिर सेकेंडरी वेव दूसरी सबसे ज्यादा गति वाली होती है, मतलब सेकंड नंबर पे गति होती है। सबसे कम स्पीड किसकी होती है, लॉन्गी, मतलब आपका इन्हें सरफेस वेव बोलते हैं, लव वेव कह देते हैं, लव। बेटा प्यार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लव वेव सबसे ज्यादा खतरनाक, इनकी गति सबसे कम होती है, और ये पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, सरफेस पर चलती हैं। तो बेटा ये सबसे कम विनाशकारी नहीं होती, ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है लव वेव जो होती हैं, यानी कि सरफेस वेव, धरातलीय तरंगें भी कहते हैं ना। जब भी अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, तो वायुमंडल में बेटा रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ जानवर इसे पहले ही फील कर लेते हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जिस स्थान से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहा जाता है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उस स्थान को कहते हैं एपिसेंटर। तो बेटा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन बच्चे गलत होगा, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, एल वेव यानी कि सरफेस वेव कहते हैं ना। मिलान कीजिएगा, रिंग ऑफ फायर आपने सुना होगा, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखी और भूकंप की एक विशाल बेल्ट मानी जाती है, वहां पर दुनिया भर के पर्वत हैं। तो भैया क्या है रिंग ऑफ फायर, क्या है रिंग ऑफ फायर बच्चे, आपका ज्वालामुखी पर्वतमाला है, ज्वालामुखी पर्वतमाला, ठीक है ना भाई। ये कहां स्थित है रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। आप सभी जानते हैं यहां सबसे ज्यादा भूकंप और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं रिंग ऑफ फायर में। आगे बात करें तमू मैशिफ, तमू माशिफ प्रशांत महासागर का और पृथ्वी का हमारे का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो तमू मैशिफ जो है बच्चे, ये प्रशांत महासागर पैसिफिक बेल्ट की रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है आपका बच्चे, यानी कि तमू मैशिफ। माउंट एकांकागुआ ये आपकी साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, और बच्चे ये एक ज्वालामुखी भी है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, और सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत बच्चे आपका कौन सा हो जाएगा, माउंट एकांकागुआ है। तो बात समझ में आ रही है, माउंट एकांकागुआ और ये आपका ओजोस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना और चिली के अंदर पड़ते हैं, अर्जेंटीना
अर्जेंटीना और चिली के अंदर आते हैं, अर्जेंटीना और चिली के अंदर आते हैं ये दोनों। बात समझ में आ रहा है? तो इनका सही मैच ये होगा। कई बार पूछा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, तो एक ज्वालामुखी की पर्वतमाला है जहां ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। सबसे ज्यादा आपको भूकंप सुनामी का अनुभव यही होता है। बात समझ में आ रही है? आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की, मरुस्थलों का मिलान कीजिएगा। कालाहारी डेजर्ट कहां पड़ता है बच्चे? ये कह रहा है आटाकामा डेजर्ट कहां है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां है, मोजावे डेजर्ट कहां है। इनका मिलान कर दो जल्दी से मिलान करोगे सभी बच्चे, क्या होगा करेक्ट आंसर? ये कह रहा है कालाहारी मरुस्थल बेटा, कालाहारी अफ्रीका में पड़ता है आपका कालाहारी डेजर्ट, ठीक है ना। नामीबिया, बोत्सवाना आपने सुना होगा, इन्हीं देशों के अंदर आएगा। आटाकामा डेजर्ट विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये आपका चिली के अंदर है। विक्टोरिया डेजर्ट भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक डेजर्ट और भी है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, याद रखिएगा। और मोजावे मरुस्थल कहां है बेटा? मोजावे यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। तो ये सही मैच इसका ये हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी अफ्रीका में, ठीक है ना। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की, ये कह रहे हैं सही विकल्प नहीं है। विश्व का यानी कि हमारे, आपको पता है ना 5 ओशियन हैं, 5 महासागर हैं हमारे, 5 महासागर, जिसका क्रम आप सभी जानते हैं पैसा। एग्जाम में पूछा गया, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, हिंद महासागर सबसे कौन से नंबर का सबसे बड़ा महासागर है? पैसा, यानी कि सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन प्रशांत, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन और फिर बच्चे आर्कटिक ओशियन। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे यहां आपसे, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना भाई। सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर है, गलत बात है। तीसरा बड़ा महासागर है, आप सभी जानते हैं इंडियन ओशियन का नंबर तीसरा आता है, ठीक है ना भाई। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो बच्चे आर्कटिक ओशियन हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। लेब्राडोर सागर किसका भाग है? यह एसएससी जीडी 2021 में भी पूछा है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, किस महासागर के भाग हैं? भूमध्य सागर और लेब्राडोर सागर बच्चे अटलांटिक महासागर के भाग हैं। और ध्यान रखिएगा बरमूडा त्रिकोण या फिर बरमूडा ट्रायंगल जो है आपका, यह बरमूडा ट्रायंगल जहां से जहाजवाद जाते हैं तो बेटा वो वापस नहीं आते, रहस्यमयी कहानी आपने सुनी होगी, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है, ठीक है ना। मेरियाना ट्रेंच कहां है? यह भी आपका बच्चे कहां पड़ता है? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। अभी कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, कराएंगे सारी चीजें। आगे बात करूं, एक सारगोसो सागर भी है, सारगेसो सागर भी किस महासागर में? यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। सारगेसो सागर कहां पड़ता है? सारगेसो सागर किसका भाग है? जहां कई सारी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, उस क्षेत्र को सारगेसो सागर कहते हैं। यह सागर के अंदर यानी कि अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित एक सागर है सारगेसो सागर। तो सारगेसो सागर पूछे, लेब्राडोर सागर पूछे, भूमध्य सागर पूछे, ये अटलांटिक ओशियन के ही भाग हैं, ध्यान रखना है। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की, सही मिलान कीजिएगा। मेरियाना गर्त बेटा, एक तो होती है जमीन के ऊपर गड्ढा, एक बेटा ये तो जमीन है हमारी, ये समंदर है, समंदर के अंदर भी एक गड्ढा होता है जिसे हम ट्रेंच कहते हैं, गर्त कहते हैं, गड्ढा है समंदर के अंदर गड्ढा, वो सबसे गहरा स्थान होता है हमारी पृथ्वी का, ठीक है ना, जो समंदर के अंदर गड्ढा हो। तो ये कह रहे हैं मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त कहां है? तो बेटा ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में। दुनिया की, विश्व की सबसे गहरी गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर, 11,000 मीटर गहरी गर्त है। सुडा या फिर जावा गर्त बेटा कहां पड़ती है? हिंद महासागर में। ये सुंडा गर्त जो है आपकी 2021 जीडी में पूछी गई है। प्यूटोरिको गर्त बेटा, प्यूटोरिको गर्त हो गई और आपकी सैंडविच गर्त हो गई। ये दो गर्त और हैं जो कि इंपोर्टेंट हैं, तो आप मुझे बताओ प्यूटोरिको गर्त किस महासागर की गर्त है? प्यूटोरिको गर्त किस महासागर की गर्त है? तो प्यूटोरिको गर्त बच्चे आपकी पड़ती है अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है, और सैंडविच गर्त बच्चे दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन की सबसे गहरी गर्त है। तो ये सुंडा और मेरियाना ट्रेंच तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो कौन से महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, यह मिलान इस चीज पर है।
आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है, द्वीपों का सही घटता हुआ क्रम क्या है। ठीक है ना भाई, विश्व के सबसे बड़े द्वीप दिए गए हैं और इनका डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है आपसे। ठीक है ना, क्या होगा सही आंसर जल्दी से बताएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, आप सभी जानते हैं कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद बात करूं दूसरे नंबर पे बोर्नियो आता है बेटा, नहीं आता है दूसरे नंबर पे। बोर्नियो पर तो 3 देशों का अधिकार भी है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना भाई, तो बोर्नियो आएगा नहीं आएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया और बुर्नेई का अधिकार है बोर्नियो पर। न्यू गिनी और फिर मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर में है। और आपका बच्चे बोर्नियो द्वीप कहां पड़ता है, ये आपका बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो। न्यू गिनी बेटा दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है और चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। बात समझ में आ रहा है, तो ये सही आंसर होगा इसका। बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। या फिर पूछे विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल क्षेत्र कौन सा है। अंतःस्थलीय मतलब जिसके चारों ओर स्थल ही स्थल हो। तो मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, विश्व की सबसे गहरी झील तो है आपकी गहरी बैकाल झील। गहरी झील है और यह रूस के अंदर है, रूस के अंदर बैकाल लेक। कैस्पियन सागर बच्चे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मृत सागर बच्चे कहां पड़ता है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर पड़ता है आपका मृत सागर। इसमें कोई आदमी डूबता नहीं है मृत सागर में। यह दुनिया की दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सुपीरियर झील बच्चे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है आपका सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर से बच्चे 5 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की, 5 देशों की सीमा लगती है। ध्यान रखिएगा, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपको पता होगा 5 देश बताए हुए हैं, उन्हें भी याद रखिएगा एक बार आप सभी। आगे बात करूं बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं बच्चे, 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है, रूस के बगल से गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर। ठीक है ना भाई, तो कौन सी जल संधि इंटरनेशनल डेट लाइन के बगल से होकर जाती है। पनामा नहर किस देश में है, यह पनामा के अंदर है। पनामा के अंदर आप सभी जानते हैं यह प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से जोड़ती है प्रशांत महासागर को पनामा जल संधि। यह नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग भी करती है पनामा कैनाल। स्वेज कैनाल इजिप्ट के अंदर है, मिस्र के अंदर है। यह भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी को, भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है, रेड सी से जोड़ती है। इसके बनने के बाद स्वेज नहर के भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। डोवर जल संधि या बेरिंग, बेरिंग जल संधि बेटा सही आंसर होगा। क्या होगा, बेरिंग जल संधि सही आंसर होगा। और बेरिंग जल संधि जो है बच्चे वो बेरिंग सागर को कनेक्ट करती है चुक्सी सागर से। बेरिंग सागर को जोड़ती है चुक्सी सागर से, चुक्सी सागर। और यह रूस को अलास्का से अलग करती है। रूस को बेटा रशिया को अलास्का से अलग करती है। और अलास्का अब किसका क्षेत्र है, तो अलास्का बच्चे अमेरिका के कब्जे में। और डोवर जल संधि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इंग्लिश चैनल को अलग करती है। इंग्लिश चैनल को ये जोड़ती है बेटा, इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, अलग नहीं करती। इंग्लिश चैनल को नॉर्दर्न सी, उत्तरी सागर से जोड़ती है। नॉर्दर्न सी से जोड़ती है, उत्तरी सागर से जोड़ती है डोवर जल संधि, याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल भी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। यह कह रहा है इंग्लिश चैनल किन देशों के बीच में स्थित है। इंग्लिश चैनल जल्दी से बताओ,
इंग्लिश चैनल बेटा ऐसा नहीं है कि कोई चैनल हो, इंग्लिश चैनल एक समुद्र का क्षेत्र है जिसे हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा आंसर। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच, इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में। तो इंग्लिश चैनल किस महासागर का हिस्सा है? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का ही भाग है इंग्लिश चैनल। यह किसको किससे कनेक्ट करता है? जोड़ देता है बच्चे। तो यह उत्तरी सागर को कनेक्ट करता है, नॉर्दर्न सी उत्तरी सागर को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कौन बच्चे? इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल किस किस के बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। याद रखिएगा बच्चे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंग्लैंड एंड फ्रांस, बिल्कुल ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? यूराल पर्वत तो बच्चे आप सभी ने सुना ही होगा, यूराल पर्वत रूस के अंदर है। यह यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप एवं एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत। आप सभी बेहतर तरीके से इसे जानते ही हैं। आगे कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है? तो बेटा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी के अंदर है और यहां से डैन्यूब नदी का उद्गम होता है। डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी विश्व के सबसे ज्यादा 10 देशों से होकर बहती है। यह बात भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपसे भी पूछा जा सकता है। यह जर्मनी का एक पर्वत है बेटा। कहां का है? जर्मनी का पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? बेटा एशिया के अंदर कौन सा है? हिमालय पर्वत स्थित है, हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। यह एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका के अंदर कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत है। तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो बच्चे आपने सुना होगा, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनेशिया में स्थित है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ट्यूबकल है, माउंट ट्यूबकल, ठीक है ना भाई। माउंट ट्यूबकल किसकी? एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और बच्चे आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक श्रेणी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत महान विभाजक श्रेणी है। माउंट कोशियुस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो महान विभाजक श्रेणी यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का सबसे, और माउंट आल्प्स, बेटा आल्प्स पर्वत यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है। आल्प्स, माउंट आल्प्स, ठीक है ना। तो आल्प्स पर्वत कहां है? यूरोप के अंदर। एटलस पर्वत कहां है? अफ्रीका। रॉकी पर्वत कहां है बेटा? रॉकी बाबा, रॉकी बाबा नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहां है? एंडीज पर्वत बच्चे साउथ अमेरिका में। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? एंडीज माउंटेन, 7000 किलोमीटर लंबा। रॉकी बाबा कहां है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। आप बताओगे रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेटा माउंट अल्बर्ट है। माउंट अल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है रॉकी पर्वत की। और बेटा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना भाई। अर्जेंटीना और चिली के अंदर है एकांकागुआ। ये कह रहे हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। माउंट कोशियुस्को, माउंट मैकिनले, मैकिनले को डेनली के नाम से भी जानते हैं, डेनली, ठीक है ना, दूसरा नाम इसका। एल्बुर्स पर्वत, और ये कह रहा है किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है और किलीमंजारो तंजानिया के अंदर स्थित है। कहां है बेटा? तंजानिया के अंदर स्थित है माउंट किलीमंजारो। माउंट एल्बुर्स यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और बेटा ये माउंट एल्बुर्स कहां पड़ता है? रूस के अंदर। ये किस पर्वत की चोटी है? काकेसस पर्वत की चोटी है। अगर मैं बात करूं मैकिनले या फिर डेनली, बेटा मैकिनले या डेनली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वत में आती है? मैकिनले तो बेटा ये अलास्का रेंज में आती है,
अलास्का रेंज के अंदर आती है। कोज़्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि महान विभाजक श्रेणी के अंदर आती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज महान विभाजक श्रेणी के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर। तो ये सबसे ऊंची चोटी और महाद्वीप दिए गए हैं, उनका मैच करने को बोल रहा है। तो माउंट कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, माउंट मैकिनले या डेनली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट आल्प्स बच्चे मतलब सॉरी माउंट अल्बुर्स ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, और किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। एशिया की पूछे, यही बेटा 4 लिखे हुए हैं, 2 और बता दूं। एशिया की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय पर्वत में है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में है, आप सभी जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और बच्चे यहां नॉर्थ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यह भी समझ लो। तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, एंडीज पर्वत में अकांकागुआ, ये सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी हो गई। माउंट एवरेस्ट एशिया की है, अकांकागुआ साउथ अमेरिका की है, और बाकी 4 यहां लिखे गए। और विल्सन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, विल्सन मैसिफ। आगे बात करूं बच्चे, नीचे दिए गए कूट से महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम तो बताना है बच्चे, अवरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि घटते क्रम में। तो डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, ये क्रम में लगा दो महाद्वीपों को, आप जल्दी से बताएंगे। अब बच्चे आपको ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, 5वें नंबर पर बच्चे अंटार्कटिका है, 6ठे नंबर पर बच्चे आपका यूरोप है, 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ये किसमें है, ये बच्चे क्षेत्रफल के मामले में है। तो एशिया तो दिया नहीं गया है, तो अफ्रीका पहले नंबर पर आएगा। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका नहीं है, तो बेटा दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर इसके बाद बच्चे अगला नंबर किसका आएगा, तीसरा यूरोप का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे सबसे यानी कि अंतिम है, तो चौथा नंबर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। तो भैया पहले अफ्रीका, पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, पहला चौथा तीसरा, यानी कि तीसरा चौथा और पहला, तीसरा चौथा पहला, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी सही हो जाएगा। अगर जनसंख्या के मामले में आपसे पूछे महाद्वीपों का क्रम, तो पहले नंबर पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर यूरोप, चौथे पर नॉर्थ अमेरिका, 5वें पर साउथ अमेरिका, 6ठे पर बच्चे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अंटार्कटिका। यह महाद्वीपों का जनसंख्या में क्रम है। आप ऐसे याद करोगे, एक बार भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना भाई। यानी कि आप एशिया से गए अफ्रीका, फिर यूरोप जनसंख्या के मामले में, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आपका अंटार्कटिका। बात क्लियर? चलो बहुत अच्छे, आगे बात करें बच्चे। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? मैंने आपको बताया था माउंट मैकिनले या डेनली। माउंट मैकिनले या डेनली अलास्का रेंज में स्थित है, यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट अकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, यह एंडीज पर्वत के अंदर आता है। माउंट एल्बुर्स यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यह रूस के अंदर है, और यह काकेसस पर्वत के अंदर आता है। माउंट विल्सन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फीला महाद्वीप, डायनामिक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछे बच्चे, चलो आगे डिस्कस कर लेंगे, पूछेगा तो पूछेगा ही। आगे बात करूं बच्चे आपसे, अगला कह रहा है आपसे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिएगा। यहां स्थल दिए गए हैं और यहां चलने वाली हवाओं की सूची, ये सारी की सारी आपकी बच्चे गर्म हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं? गर्म हवाएं हैं। चिनूक हवा, फोन हवा, शिरोको हवा, लू हवा। तो बताएंगे बच्चे, आपने देखा होगा मम्मी कहती हैं गर्मी का मौसम है कि बेटा बाहर मत जा, बाहर लू चल रही है, लू चाट जाएंगी। तो बच्चे आपको पता है लू कहां चलती हैं? लू चलती हैं बच्चे भारत के अंदर, अपने इंडिया में। बच्चे चिनूक जो हवाएं हैं, इन्हें
स्नो ईटर कहा जाता है, हिमवक्षी कहा जाता है। ये रॉकी पर्वत से यूएसए और कनाडा के अंदर चलती हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, जब आपने 2 मैच कर लिया है तो फॉन जो चलती हैं, फॉन चलती हैं बच्चे स्विट्जरलैंड और फ्रांस के अंदर आल्प्स पर्वत से। और बच्चे शिरोको जो चलती हैं आपकी, शिरोको हवाएं, तो वो कहां चलती हैं शिरोको? तो शिरोको को आ जाओ आप बच्चे, इजिप्ट के अंदर यानी कि मिस्र के अंदर चलती हैं। ये सही मैच हो जाएगा। तो कौन सा मैच सही बन रहा है आपका, जल्दी से बताएंगे आप। डी वाला मैच सही होगा, डी का 2 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे, बहुत अच्छे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सारी गर्म हवाएं हैं। 2 ठंडी हवाएं भी लिख लो। एक का नाम है बच्चे आपका, जिन्हें बोलते हैं मिस्ट्रल। मिस्ट्रल चलती है, ठंडी है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पूछे कहां चलती हैं? ये स्पेन और फ्रांस के अंदर चलती हैं। स्पेन और फ्रांस में चलने वाली लोकल विंड हैं, स्थानीय हवाएं हैं। और एक होती है बच्चे ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड कैसी हैं? ठंडी हवाएं हैं। ये यूएसए और कनाडा के अंदर चलती हैं, यूएसए और कनाडा के अंदर चलती हैं। तो ये भी इंपोर्टेंट हवाएं हैं, इन्हें याद रखना है। ठीक है ना भाई। तो ये आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड और आपका फ्रांस में चलती हैं। फोन हवाएं, ये सारी ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं थी। ये कह रहा है अटलांटिक में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? सही आंसर बताइएगा। ठीक है ना भाई। ऐसा देशना, सभी बोले हर हर महादेव। बेटा हर हर महादेव तो पेपर में जाके बोलना। अगर पेपर में मिले कि हां भाई सारी चीजें बढ़िया हैं तो हर हर महादेव है बेटा। अगर पेपर ये कह दे कि भाई नहीं मिल रही हैं चीजें, हालांकि मिलेंगी सभी चीजें क्योंकि आपने पढ़ी सभी चीजें हैं, तो इसलिए आज का रिवीजन ये आपका जो है ना इंस्टेंट रिवीजन, ये आपके दिमाग में चीजों को फिट कर देगा। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां आपसे बच्चे, जो टाइफून आते हैं, टाइफून ये प्रशांत महासागर के अंदर आते हैं टाइफून। और हरिकेन कहां आते हैं? अटलांटिक महासागर में आते हैं हरिकेन चक्रवात। विली विली कहां आते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं विली विली आपको। ठीक है ना भाई। टाइफून कहां आते हैं बेटा? टाइफून प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं, चीन और जापान में। टाइफून टाइफून कहां आते हैं? प्रशांत महासागर के चीन जापान वाले क्षेत्र में, चीन जापान में आते हैं टाइफून। और एक आते हैं बच्चे टोर्नेडो। टोर्नेडो टोर्नेडो कहां आते हैं? ये भी प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं, टोर्नेडो। ठीक है ना। हरिकेन चक्रवात अटलांटिक ओशियन में यूएसए कनाडा को प्रभावित करते हैं। तो क्या होगा बच्चे? यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। अब बेटा पता होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध कहां है और कौन सा हमारा ऐसा रेगिस्तान है जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आता है। तो बच्चे यहां है आपका दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला। अब देखो ये कह रहा है कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो बेटा ग्रेट बेसिन तो यूएसए के अंदर आता है, अमेरिका में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। सहारा डेजर्ट तो अफ्रीका महाद्वीप यहां है, अफ्रीका के उत्तर में सहारा डेजर्ट है, तो यानी कि यह भी उत्तरी गोलार्ध में है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, तो यानी कि यह भी आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर आएगा। थार का मरुस्थल कहां है? भारत और पाकिस्तान के अंदर है, भारत प्लस पाकिस्तान में, यह भी उत्तरी गोलार्ध में है। कालाहारी डेजर्ट बच्चे यहां पड़ता है नीचे, नीचे पड़ता है नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पड़ता है। तो यह कहां आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में आएगा कालाहारी डेजर्ट। और बुशमैन जनजाति कहां रहती है? कालाहारी डेजर्ट में रहती है। सहारा भी अफ्रीका में है, कालाहारी भी अफ्रीका में है, लेकिन कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है और सहारा अफ्रीका के उत्तर में है, इसलिए सहारा उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। ठीक है ना भाई। आगे बात करें बच्चे अगले प्रश्न की। यह कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो बेटा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप सभी जानते हो, दुनिया की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति है। सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति कौन सी है? तब आपका आंसर क्या आएगा? प्रबाल भित्ति को बोलते हैं कोरल रीफ, जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। यह सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति है, यह सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है। और यह बच्चे कहां होगा? यानी कि यह होगी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। दुनिया की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति कोरल रीफ, जैसे कि लक्षद्वीप आपका कोरल रीफ से बना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? यह कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है,
एगुलहास है, लेब्राडोर धारा है, ये कह रहा है बच्चे अलास्का धारा है। तो कौन सी वाली ऐसी है जो बच्चे ठंडी जलधारा है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। लेब्राडोर धारा की बात करूं बच्चे आपसे, तो लेब्राडोर कहां चलती है? अंध महाद्वीप में, यानी कि अटलांटिक महासागर के अंदर चलती है, अटलांटिक ओशियन में चलती है, और ये कोल्ड स्ट्रीम है, ठंडी जलधारा है। बाकी अलास्का जलधारा की बात करूं बच्चे, तो ये चलती है प्रशांत महासागर में, गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर के अंदर। इसके बाद गल्फ स्ट्रीम की बात करूं बच्चे, तो ये भी अंध महासागर में चलती है। गल्फ स्ट्रीम, अंध मतलब अटलांटिक ओशियन में, अंध महाद्वीप, महासागर पूछे ना आपसे, अंध महासागर, महाद्वीप अंध तो अफ्रीका हो जाता है, अंध महासागर मतलब अटलांटिक ओशियन। और एगुलहास जलधारा भी गर्म जलधारा है, और यह चलती है बच्चे आपकी हिंद महासागर के अंदर। कहां चलती है? हिंद महासागर के अंदर चलती है। तो सही आंसर होगा लेब्राडोर धारा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करूं बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत सोर्स है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा ऊर्जा के एक तो ऐसे सोर्स होते हैं जो परंपरागत हैं, परंपरागत, परंपरागत को क्या कहा जाता है बच्चे? कन्वेंशनल बोलते हैं। परंपरागत स्रोत को ही हम बच्चे अनवीकरणीय भी कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। अनवीकरणीय स्रोत कैसे होते हैं? जिन्हें नया नहीं किया जा सकता, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, आपका जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारे शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल लगातार हम करते आ रहे हैं, वो परंपरागत है। ये कह रहे हैं गैर परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत नहीं है। देखो भाई, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? अभी से करना स्टार्ट किया है, ये परंपरागत थोड़ी ना है, गैर परंपरागत है। ठीक है ना भाई, तो गैर परंपरागत है। आगे बात करें बच्चे, ये आपका प्राकृतिक गैस क्या गैर परंपरागत है? तो बिल्कुल अपरंपरागत है, बिल्कुल हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस में आती है? जीवाश्म ईंधन में आती है। आप समझ में आ रहा है? वायु ऊर्जा अभी इस्तेमाल करने लगे हैं, टाइडल एनर्जी या टाइडल पावर कब से? अभी जल्दी से इस्तेमाल करने लगे हैं। तो क्या होगा बच्चे? ये नेचुरल गैस, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है ना भाई, बी सही हो जाएगा। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की, ये कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि किन को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी, की ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में प्रवेश किया जाता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? की ऑफ मेडिटेरियन सी। तो आपका आंसर आना चाहिए जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। तो भैया अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किन देशों को अलग करती है? ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भैया ध्यान रखिएगा, ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। स्पेन एवं मोरक्को दो देश हैं, इन देशों के बीच में है स्पेन और मोरक्को। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। मोरक्को अफ्रीका का देश है। कहां का है बच्चे? अफ्रीका का। और स्पेन कहां का है बेटा? तो ये यूरोप का देश है स्पेन। इन दोनों देशों को अलग करती है और बच्चे ये अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। ये कह रहे समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? यानी कि बच्चे समान वर्षा वाले स्थानों को जो मिलाएं, तो भैया ये कह रहे हैं आपसे कंटूर लाइन। कंटूर लाइन बच्चे जो होती हैं वो समान आइसो हाइट्स भी बोलते हैं इन्हें। तो ये इन्हें कंटूर लाइन का एक दूसरा नाम है, मेरे माइंड में आएगा, मैं बताऊंगा। तो ये समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं कंटूर रेखा। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं कंटूर रेखा। आइसो बार बच्चे समान दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, जहां समान वायु दाब होता है, समान दाब। आइसोथर्म समान ताप वाले स्थानों को मिलाती हैं, आइसोथर्म समान ताप, समान टेम्परेचर। और बच्चे आइसोहाइट जिन्हें बोलते हैं बच्चे, वो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं, आइसोहाइट। ठीक है ना, तो क्या होगा? ए ऑप्शन सही होना चाहिए ना, आइसोहाइट। आइसोहाइट मतलब समान वर्षा वाले, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। आगे बात करूं बच्चे, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर बहती है? राइन नदी बेटा यूरोप में ही बहती है। डैन्यूब नदी
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से। अमेजन नदी कहां बहती है? ये साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत से निकलती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। वोल्गा नदी बेटा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, वोल्गा। और डेन्यूब नदी का उद्गम होता है बेटा ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है। और यह कहां पानी गिराती है? काला सागर में, ब्लैक सी, काला सागर में गिरती है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा 10 देशों से होकर बहती है। एसएससी ने कई बार प्रश्न इस पे पूछा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए वोल्गा नदी। अगर आपसे पूछे साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो अमेजन नदी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो मिसिसिपी नदी, और बेटा अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। ये कह रहा है स्वेज नहर किसको मिलाती है, किसको जोड़ती है? स्वेज कैनाल। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे कि स्वेज कैनाल यानी कि स्वेज नहर किनको जोड़ती है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। स्वेज नहर कहां है? मिस्र के अंदर है, इजिप्ट के अंदर है, मिस्र में है स्वेज नहर। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? यह भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। तो भैया ये होगा आपका लाल सागर और अरब सागर। बी ऑप्शन यहां दिखा रहा है, यहां से स्टार्ट है बी, तो रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अरब सागर को भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, बेटा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है, ये इजिप्ट के अंदर है और इजिप्ट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स भी बनती है। आगे बात करूं बच्चे आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? येंसी नदी है, येंसी भी चाइना में बहती है। अमेजन नदी मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कहां बहती है? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और भूमध्य सागर में पानी गिराती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है और इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। नील नदी को याद करो थोड़ा सा। यह कह रहा है यांगजी नदी, यांगजी नदी बेटा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और येलो सी, पीले सागर में जाके अपना पानी गिरा देती है। तो यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और बच्चे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी, जो कि यूएसए के अंदर बहती है, वो दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी भी है। ये कह रहा है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। देखो भाई यहां मैं बात करूं, अगर आपको अरब का मरुस्थल ऑप्शन में ना दिया हो तो एशिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल हो जाता है गोबी का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहां है बेटा? भारत प्लस पाकिस्तान में, आपको मैंने बताया था। थार डेजर्ट अरावली पर्वत के पश्चिम में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। तकला मकान और काराकुम डेजर्ट, दो डेजर्ट और इंपोर्टेंट हैं। तो काराकुम मरुस्थल कहां है? तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, तुर्कमेनिस्तान में है। तकला मकान कहां है बेटा? तो तकला मकान चीन के अंदर है, आप सभी जानते हैं। तो भैया गोबी मंगोलिया और चीन में, ये एशिया का बड़ा मरुस्थल आता है, शुष्क डेजर्ट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, गोभी का मरुस्थल, गोभी। ये कह रहे कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनता है? देखो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी बेटा अर्थ की जो बाहर वाली परत है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट सबसे बाहर वाली क्रस्ट जो होती है बच्चे वो आपकी भूपर्पटी कहलाती है, ये ठोस अवस्था में मिलती है। इसके अंदर वाली परत जो होती है उसे हम मेंटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल कहते हैं, मेंटल। और इसके अंदर जो अंदर वाली परत है कोर कहा जाता है उसे, कोर, आंतरिक परत। बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी है आपकी क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, लगभग 46.6%, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे बेटा, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन का परसेंटेज 27.7% है। दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है बच्चे? तो सिलिकॉन है। और बच्चे वैसे ओवरऑल में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना हो जाता है? 8.13, लगभग 8% क्या पाया जाता है? आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो क्रस्ट को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम बच्चे शियाल भी कहते हैं, शियाल।
सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण क्रस्ट का नाम ही शियाल पड़ा है, शियाल के नाम से भी जानते हैं। और जो बेटा मेंटल होता है, इसे मेंटल को हम शीमा कहते हैं, शीमा। शीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। और कोर को बच्चे हम नीफे के नाम से जानते हैं, नीफे। नीफे का मतलब होता है निकिल और आयरन, ठीक है ना भाई। निकिल और आयरन कोर में पाया जाता है। सीमा मेंटल को कहते हैं, शियाल क्रस्ट को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना भाई। आगे बात करें बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सही विकल्प नहीं है। ये कह रहा है सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि बेटा वरुण सबसे लास्ट में है, इसीलिए इसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। और सबसे अंत में है, सबसे ज्यादा समय 165 साल में परिक्रमा करता है सूर्य की, आपको पता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। हालांकि मतलब सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। लेकिन बच्चे बुध पर दैनिक तापांतर तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बुध का वायुमंडल नष्ट हो गया है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, यह बात भी बिल्कुल सही कह दी है। लेकिन सूर्य का निकटतम पूछे तो बुध होगा, पृथ्वी का निकटतम पूछे तो बेटा शुक्र होगा। बात क्लियर है। यह कह रहे सूर्य का निकटतम ग्रह मंगल है, बेटा गलत कह दी। सूर्य का निकटतम ग्रह तो बुध है, और बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। बुध और शुक्र बेटा गरीब ग्रह भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनका एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना भाई। इनका एक भी उपग्रह बेटा नहीं है, एक भी सैटेलाइट नहीं है। सही कथन नहीं है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो भैया ये बताओ मुझे, हमारी पृथ्वी से देखने पे सबसे बड़ा तारा कौन सा दिखता है, सूर्य ही दिखता है। तो सूर्य हमारा पड़ोसी तारा है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा कौन सी है, जल्दी से बताओगे। तो दुग्ध मेखला मिल्की वे, मिल्की वे के अंदर है सूर्य। हमारी पड़ोसन आकाश गंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा, आपको बताया था, याद करो। तो भैया हमारी पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है बेटा, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारा दूसरा पड़ोसी तारा है। सूर्य में हाइड्रोजन का परसेंटेज 71% और हीलियम का परसेंटेज 26.5% है, बाकी 2.5% अदर गैसेस होती हैं। और सूर्य की जो ऊर्जा, सूर्य एक तारा है, आप सभी जानते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश मिलते हैं। सौर मंडल की खोज बेटा कोपरनिकस द्वारा की गई, ये बात भी सही है। ग्रहों की गति के नियम कैप्लर ने जमीन पे बैठे बैठे दे दिए, इतने विद्वान व्यक्ति थे कैप्लर। तो बच्चे क्या होगा, ई ऑप्शन, सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑल राइट, सभी राइट हैं। आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। ये कह रहा है सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है उपसौर, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना भाई। तो भैया ये कह रहा है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, सूर्य ग्रहण पूर्णिमा को होता है, और चंद्र ग्रहण के समय बच्चे सूर्य और चंद्रमा के मध्य, ये कह रहा है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है। तो यहां बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे उपसौर का मतलब है, देखो हमारे जो ये है सूर्य देवता, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, तो इलिप्टिकल पथ पे परिक्रमा करती है। 3 जनवरी को पृथ्वी बेटा सबसे नजदीक चली जाती है, इस घटना को उपसौर कहा जाता है, एपीहीलियन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है बच्चे। 4 जुलाई को सबसे दूर चली जाती है, इसे अपसौर कहते हैं, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। यह कह रहा है सूर्य ग्रहण पूर्णिमा को होता है, बेटा नहीं, यह बात गलत है। सूर्य ग्रहण बच्चे अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है, और अमावस्या के दिन भी होता है। तो कंडीशन क्या बनती है, तो बच्चे ये आपका सन है, ये आपका इधर मून है, और इधर आपका बच्चे अर्थ है। यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा चंद्रमा पर, चंद्रमा की छाया बनेगी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो ये कंडीशन क्या होती है, इसे युति की घटना कहते हैं बेटा, युति की कंडीशन, युति की घटना। तो युति के समय होता है सूर्य ग्रहण।
अब कह रहा है चंद्र ग्रहण कब होगा बच्चे? वियुति की कंडीशन में होगा, जब बच्चे पृथ्वी बीच में आ जाए। अभी चंद्रमा बीच में है तो बेटा क्या है? सूर्य ग्रहण है। अगर पृथ्वी बीच में आ जाए, सन यहां आ गई अर्थ और यहां आ गया बच्चे आपका मून, पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी की छाया पड़ रही है बेटा चंद्रमा पर, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो इस कंडीशन को कहा जाता है चंद्र ग्रहण की स्थिति। तो सी ऑप्शन गलत होगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। यह कौन सी कंडीशन होती है? जब अर्थ बीच में होती है, तो इसे बेटा वियुति की घटना कहते हैं, वियुति, ठीक है ना। और इन दोनों कंडीशनों को ही जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो तो इसे सिजगी कहा जाता है, सिजगी। आगे बात करूं बच्चे, सही कथन नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे सबसे जल्दी घूर्णन कौन करता है, तो 10 घंटे में घूम जाता है अपने अक्ष पर बृहस्पति। सबसे तेज घूर्णन इसी का है। और सबसे धीमे कौन घूर्णन करता है, तो बेटा शुक्र करता है। घूर्णन जो होता है अपने अक्ष पर, तो शुक्र को घूर्णन करने में कितने दिन लगते हैं? 225 दिन का समय लगता है बेटा, 225 दिन का समय लगा देता है शुक्र घूर्णन करने में। सबसे छोटा ग्रह बुध है हमारे सोलर सिस्टम का, बिल्कुल सही है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है, नेपच्यून है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कह दी। आगे बात करें, सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, ये कह रहा है बेटा। तो बच्चे अगर मैं बात करूं, बृहस्पति के जो सैटेलाइट हैं वो 79 हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में सैटर्न यानी कि शनि के 82 हो गए हैं, आप सभी को पता है। बात क्लियर हो रही है ना? तो ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, सैटर्न के सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं बच्चे, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है गलत कथन कौन सा है? पृथ्वी सूर्य से 5वें नंबर का प्लैनेट है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, अक्ष पर, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। परिक्रमा भी पश्चिम से पूर्व करती है, घूमती भी अपने अक्ष पर है। और अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है पृथ्वी? तो अक्ष पर 23.5 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है। और परिक्रमण पथ पर बेटा 66.5 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है। और दोनों ही यानी कि परिक्रमण भी वेस्ट टू ईस्ट करती है, और बच्चे रोटेशन, घूर्णन भी बेटा आपका वेस्ट टू ईस्ट करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं, दिन रात, और इसके कारण वर्ष होता है। साथ के साथ ये ऋतु परिवर्तन में भी भागीदारी निभाती है। ऋतु परिवर्तन जो होते हैं, एक तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और दूसरा बच्चे यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, दोनों कारण से होते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, गरीब आदमी है दोनों, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, बिल्कुल सही है। मंगल को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहते हैं। तो गलत कौन सा है बेटा? यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य से क्रम में बेटा तीसरा ग्रह है और आकार के मामले में 5वां ग्रह है पृथ्वी, तो ए ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही बेटा। और ध्यान रखना है, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है, डेंसिटी, घनत्व किस ग्रह का सबसे ज्यादा है? पृथ्वी की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूबिक है, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे कम घनत्व किसका है? कम, तो बेटा शनि का सबसे कम घनत्व है। कितना है सैटर्न का? आप सभी को पता है बहुत अच्छे तरीके से, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूबिक। इसीलिए कहा जाता है कि शनि ग्रह पानी में भी तैर सकता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को कहते हैं। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो इसे बच्चे क्या बोलते हैं? इसे घूर्णन कहते हैं, रोटेशन, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण ही दिन रात होते हैं। तो ये तो हो गया घूर्णन, ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं लगभग 23 घंटे और आपका 56 मिनट के आसपास समय लेती है आपकी पृथ्वी घूर्णन करने में। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 365 दिन हो जाता है बच्चे। 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड का समय लगता है। इसे बोलते हैं आपका परिक्रमण। परिक्रमण को रेवोल्यूशन कहा जाता है। परिक्रमण भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करती है। परिक्रमण और अक्षीय झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं।
ठीक है ना भाई। प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनस जिसे कहा जाता है, इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति का मतलब है पृथ्वी के जिस भाग में प्रकाश पहुंचता है उस हिस्से को जो दिखाई देता है प्रकाश से। आधे में रात होती है, आधे में दिन होती है, तो इसे प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। ठीक है ना भाई। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेवोल्यूशन। परिक्रमण बोलेंगे बेटा, परिक्रमण। आगे बात करें बच्चे, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो एक तो मैंने यह बता दिया आपको पहले ही कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन के समय होगा। सूर्य ग्रहण युति की स्थिति में होगा। युति की कंडीशन का मतलब है यहां सन, यहां मून और यहां अर्थ। तो यहां सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनेगी, पृथ्वी से देखने पर सूर्य दिखाई नहीं देगा। इसके कारण इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में बीच में कौन होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में हो तो उस कंडीशन को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लास्ट चल रहा है आपका। एक बार सभी बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि भाई सारी चीजें कवर हो रही हैं, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कतई सटीक बैठता है? इस क्वेश्चन के लिए बच्चों को पोल लगाया जाए, बच्चों को चेक किया जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं। पोल के माध्यम से आंसर करना है बच्चे। बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है ना। आपके लिए तो मैं भयंकर ही कहूंगा। ठीक है ना। तो आंसर करने के बाद पता चलेगा कि कितने बच्चे इसे सही आंसर करके बताते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? जल्दी से बताएंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। 71% बच्चे तीसरा आंसर कर रहे हैं। चलो भाई बताओ जल्दी से। ये पूछ क्या रहा है वो बात ध्यान से पढ़ लेना है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के क्रम में, सूर्य से नहीं पूछ रहा है बेटा। तो इसीलिए तो कहता हूं कि एसएससी घुमा देगी और थोड़ा सा आपको घुमाएगी और आप पूरा घूम जाओगे। ठीक है ना भाई। 47, एक सेकंड देख लें। 47 मैंने ये कह रहा है सूर्य ग्रहण कम होता है। सूर्य ग्रहण बेटा अमावस्या को होता है, दिन के समय होता है, युति की कंडीशन होती है। तो बच्चे सन और अर्थ के बीच में मून आएगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा यहां पहुंचेगा और ये कंडीशन बनेगी। तो जब बच्चे मून बीच में हो, बेटा टिक गलत कर दिया है मैंने, वहां तो मैंने ठीक बताया है। तो बच्चे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, इसका सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल मैंने पढ़ने में गलती कर दी। अरे गलत नहीं हुआ है भाई, सारी चीजें बताई, गलत कैसे हो जाएगा? भाई टिक मुझसे भी गलती हो सकती है, सारी चीजें बताई हैं, कॉन्सेप्ट बताया आपको, नहीं पढ़ा मैंने और मैंने जल्दी में टिक कर दिया। सी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल। आगे बताओ बढ़ती दूरी में कौन सा क्रम है? भैया 58% बच्चे आंसर कर रहे हैं तीसरा। अब देखो आपने देखा होगा यहां सन है आपका सूर्य, सूर्य के बगल में बुध बाबा हैं, बुध, और बुध के बगल में बेटा शुक्र है, शुक्र के बगल में अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के निकट जाओगे इधर आपका, तो पृथ्वी के बगल में कौन पड़ेगा? मंगल पड़ेगा, मार्स। फिर कौन सा पड़ेगा? बृहस्पति पड़ेगा, जुपिटर पड़ेगा, बृहस्पति पड़ेगा। ठीक है ना। बृहस्पति के बाद आप जानते हो शनि पड़ेगा, सैटर्न। फिर आपका अरुण आ जाता है, अरुण बाबा। फिर इसके बाद में वरुण सबसे दूर है, आप ये भी जानते हैं। सबसे कम समय में परिक्रमा कौन करता है सूर्य की? तो बेटा बुध करता है। सबसे जो पास होगा वो परिक्रमा जल्दी करेगा, 88 दिन में, 165 साल में वरुण। सबसे गर्म शुक्र, सबसे ठंडा वरुण। पृथ्वी का क्रम तीसरा, मंगल का चौथा। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है बेटा? पृथ्वी के सबसे नजदीक है बुध, तो पहले नंबर पर बुध। अब बेटा एक चीज देखो आप, पृथ्वी के सबसे नजदीक अब सॉरी शुक्र है पृथ्वी के नजदीक, मैं गलत बोल गया, बुध बोल दिया है। तो पृथ्वी के नजदीक हो गया शुक्र बच्चे पहले नंबर पे। अब देखो यहां पर मंगल ज्यादा नजदीक है या बुध ज्यादा नजदीक है? तो बेटा मंगल ज्यादा नजदीक है। दूसरा नजदीकी ग्रह तो बेटा मंगल होगा। पहले नंबर पर शुक्र, दूसरे नंबर पर मंगल। तो भैया पहले शुक्र फिर मंगल, तो भैया शुक्र और मंगल जहां ये आ गए, फिर बुध और फिर आपका बृहस्पति हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये पृथ्वी के रेस्पेक्ट में पूछी गई है बात, ना कि सूर्य से क्रम मिलाने लग जाओ आप। बात समझ में आ रहा है ना? तो शुक्र फिर मंगल, तो बेटा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना भाई। तो यहां पर मैंने आपसे कहा ना कि एसएससी एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लेती, पूछा गया क्वेश्चन है बेटा
ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा, तो थोड़ा सा आइडिया लगा ले करो। पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल। तो बेटा सबसे नजदीक तो यही होंगे ना, पहले शुक्र होगा फिर मंगल होगा, फिर ही तो बुध आएगा। आप वैसे भी दूरी देख लो, यहां इतनी दूरी बैठ रही है, यहां इतनी दूरी बैठ रही है, तो ऐसे भी आइडिया लगा लिया करो थोड़ा सा। ये कह रहा है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। अब देखो एक चीज छोटी सी समझनी है, हमारा सबसे निकटतम है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन सूर्य के बाद बेटा दूसरा सबसे निकटतम तारा होगा जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे निकटतम तारा होगा। क्या होगा तो बताएंगे जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी है, बीटा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो बेटा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा और दूसरा निकटतम तारा हमारे पड़ोस का प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। बिल्कुल सही आंसर आएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बात क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, आगे बात करूं बच्चे अगले प्रश्न की। कह रहे हैं आपसे गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तारे कहते हैं, उन्हें कॉमेट धूमकेतु कहते हैं, उन्हें केप अंतरीप कहा जाता है, उपग्रह कहते हैं। बेटा उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं ना कि सूर्य के, तारे किसी के चक्कर नहीं लगाते। फिर बच्चे कौन बच्चे? धूमकेतु बच्चे। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है और पुच्छल तारे का निर्माण किससे होता है? गैस, चट्टान, धूल के कण से होता है और इनमें बेटा सूर्य के पास जाकर आग लग जाती है और इनकी जो पूंछ होती है वो सूर्य के बेटा अपोजिट दिशा में होती है और ये जलने लगती है पूंछ इनकी। ये बात भी आप सभी बेहतर तरीके से समझते हैं कि भैया इनकी एक पूंछ होती है जो जलती है, ठीक है ना। और सबसे मैं बात करूं आपसे, जो एक हेली धूमकेतु है, हेली धूमकेतु, ये बच्चे 75-76 साल में दिखाई देता है, हर 76 साल बाद। लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया था, आगे 76 जोड़ दोगे तो अगली बार दिखाई देगा। तो हेली या फिर हेलिका भी कहा जाता है, एक धूमकेतु है यानी कि पुच्छल तारा है। आगे बात करूं बच्चे अगला और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच होती है? क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड बोलते हैं, उल्का पिंड को मेटेओर कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं। उल्का पिंड भी बेटा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, कई बार वो अपनी कक्षा से भटक जाते हैं और सूर्य मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके जब वो मीसोस्फीयर के अंदर आते हैं, मध्यमंडल, तो उनमें आग लग जाती है और आग लगकर वो जलने लगते हैं। कौन? उल्का पिंड। बात समझ में आ रही है? तो उल्का पिंड में कहां आग लगती है? मध्यमंडल में आके, और जब वो नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं तो कई बार झील बन जाती है, आपको पता है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा इन किन ग्रहों के बीच में? इस क्वेश्चन का आंसर आज की क्लास के बाद आपको बताना है कि सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। ठीक है बच्चे, एक बार सभी बच्चों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को। और कल हम डिस्कस करेंगे बच्चे इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमी के 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा स्टार्टिंग के। कल के जो टॉपिक होंगे आप एक बार लिख सकते हो, जिसमें हम बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जैसे कि हमारा आपका क्या हो गया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें। इसके बाद यही नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन यानी कि इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन। यही मैं बात करूं बच्चे इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही बच्चे मैं बात करूं तो और आपका एक दो टॉपिक जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐड हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बच्चे बेरोजगारी ऐड हो जाएगी, पॉवर्टी ऐड हो जाएगी, गरीबी, पॉवर्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक्स मैं कल लेके आऊंगा और बाकी की बची हुई इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन अगली क्लास में आने वाले हैं। आज की क्लास में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिनोमिना था, पूरा फिनोमिना वो देखा और समझा, और टॉप के क्वेश्चंस जो भी हैं वो इंपोर्टेंट वो डिस्कस किए हैं। अब मिलते हैं बच्चे कल की क्लास में टॉप के 50 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के साथ। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को इस मिलान सीरीज के साथ और भी बेहतर बनाइएगा। ठीक है बच्चे, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए और ऐसे ही तैयारी करते रहें। और लास्ट टाइम चल रहा है जान झोंक दो, जितनी भी जान है ना सारी लगा दो बेटा इस समय। ठीक है ना, चलो भाई बहुत अच्छे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चे।